हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने समाज कार्य की 3 प्रत्यक्ष विधियां पढ़ ली थी। आज हम लोग अप्रत्यक्ष 3 विधियां पढ़ेंगे। ठीक है। और ये समझिए, ये टॉपिक बहुत लंबा है। ये जो चैप्टर है बहुत लंबा है। इसके जो लास्ट के तथ्य संकलन की विधियां हैं वो इतनी ज़्यादा है कि हमने उसके नोट्स बनाने की कोशिश की है, बना रहे हैं। लेकिन कितना ज़्यादा मैटर है कि हमें लगता है हम क्या शॉर्ट करें, क्या ऐड करें। तब भी हमने बहुत प्रयास किया है, काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की है। लेकिन तब भी हमको बहुत संतुष्टि नहीं हुई। जब कभी मौका मिलेगा तो इस पर हम एक बृहद रूप से अच्छे से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वह एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है। और उसके आप ये समझिए, जो समाज कार्य का ये जो दूसरी यूनिट है, इस दूसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक है तथ्य संकलन। ये 3 जो शब्द हैं, इन 3 शब्द में समझिए कि बहुत सारी बुक्स चलती हैं। एक पूरी पूरी किताब होती है, उस किताब में 3 टॉपिक हैं, जिन 3 टॉपिकों में हम लोग को पढ़ना है। तो प्रयास किया है हमने शॉर्ट करने का, लेकिन बाद में भविष्य में हम क्या करेंगे, यदि समय रहा, 14 की डेट आगे बढ़ी, तो हम इसमें एक बृहद वीडियो पूरा पूरा ये सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रत्यक्ष विधियां हैं, अप्रत्यक्ष विधियां, इनमें भी बहुत, हर एक विधि के लिए एक किताब है। मतलब 6 विधियां, मतलब 6 किताबें मार्केट में आती हैं। आप समझिए कि इनको केवल शॉर्ट में करने की कोशिश की है। हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हर एक चीज़ आपके नोट्स में रखें, हर एक चीज़ हम वीडियो लेक्चर में रखें। लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ मिस हो सकती है। देखिए, समय और ये जो पूरा मैटर है बहुत क्या लिखने में कहिए बहुत कम लगता है कि अरे बस उन्होंने सिलेबस लिख दिया है। लेकिन सही मायनों में आप ध्यान दीजिए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रयास करते हैं और आज हम लोग प्रयास करेंगे, ये पूरा टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ठीक है। समाज कल्याण प्रशासन। अब समाज कल्याण प्रशासन जो है वो क्या है। समाज कल्याण प्रशासन ये अप्रत्यक्ष विधि में से पहली विधि है। समाज कल्याण प्रशासन सामाजिक संस्थाओं और सरकारी एवं गैर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासन को समाज कल्याण प्रशासन कहा जाता है। मतलब ध्यान समझिए कि समाज कल्याण प्रशासन ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। समाज, दूसरा है कल्याण मतलब समाज का कल्याण, और तीसरा शब्द है प्रशासन मतलब समाज के कल्याण के लिए जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है या प्रशासनिक कार्य होते हैं, ये सब का मिला जुला रूप ही समाज कल्याण प्रशासन कहलाता है। ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी तरीके से समाज कल्याण और कल्याण कार्यक्रमों के विकास के साथ साथ समाज कल्याण प्रशासन की ज़रूरत व व्यवहार को भी शक्ति प्राप्त होती है। आप ये समझिए, जो समाज कल्याण प्रशासन है जिसमें शैक्षिक सरकारी संस्थाएं और गैर सरकारी संस्थाएं मतलब एनजीओ, एक्चुअली सरकार के ही सब काम है। सरकार जब अपने रिसोर्सेज के कारण ये सब काम नहीं कर पाती है तो वो क्या काम करती है, कुछ एनजीओज को ये काम डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन वास्तव में वो सरकार के ही कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं। तो 2 प्रकार से है, एक सरकार के द्वारा काम काम होता है, एक सरकार के काम ही गैर सरकारी संस्थाएं करती है मतलब एनजीओज करती हैं। अब ये समाज कल्याण कल्याण प्रशासन की परिभाषा को हम लोग समझेंगे तो क्या है। ऑर्थर डनहम के अनुसार समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ उन आलंबन देने वाले या सुविधाजनक बनाने वाले क्रियाकलापों से है जो सामाजिक अभिकरण द्वारा प्रत्यक्ष सेवा दिए जाने के लिए आवश्यक होते हैं। आप समझ रहे हैं समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ क्या है। उन आलम्बन देने वाले या सुविधाजनक मतलब बढ़ाने वाले या सुविधाजनक देने वाले क्रियाकलापों से है जो सामाजिक अभिकरण द्वारा प्रत्यक्ष सेवा दिए जाने के लिए आवश्यक है। मतलब डायरेक्ट किसी को कोई सर्विस दी जा रही है, उस सर्विस में से ये जो प्रत्यक्ष विधि के लिए साथ अप्रत्यक्ष विधि है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कहते हैं ये जॉन सी किडने क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं में बदलने की एक प्रक्रिया है। इनकी परिभाषा बहुत अच्छी है। सामाजिक नीति मतलब जो सोशल पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जब उनके विभागों द्वारा, सरकार के विभागों द्वारा उन सरकारी नीतियों का पालन किया जाता है या करवाया जाता है या लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो उसे ही समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। कैसे, आप देखिए जिस पोस्ट के लिए आप भरे हुए हैं उसमें क्या हुआ है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। मतलब कहने का मतलब ये है कि सामाजिक न्याय से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं
वो कार्यों की नीति तो पहले बन गई, विकलांगों को ये मिलेगा, महिलाओं को ये मिलेगा, विधवाओं को ये मिलेगा, बच्चियों को ये मिलेगा। ये सब तो नीति सरकार बनाई, लेकिन नीतियों को बनाना और लोगों तक पहुंचाने की जो बीच की कड़ी होती है वही कहलाती है समाज कल्याण प्रशासन। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब समाज कल्याण प्रशासन की यदि जो परिभाषाएं हैं उनसे हम समझेंगे तो इसमें क्या होता है, समाज कार्य की प्रत्यक्ष सेवा में सहायता देने हेतु जो क्रियाकलाप संपादित होते हैं अथवा ऐसे क्रियाकलाप को आलम्बन देते हैं उन्हें समाज कल्याण प्रशासन के क्रियाकलाप की संज्ञा प्रदान की जाती है। मतलब सीधा सा है, देखिए इन सभी संस्थाओं का मतलब ये है जो भी कार्य, जो भी नीतियां सरकार बनाती है उन नीतियों को केवल बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लोगों तक पहुंचाना भी इम्पोर्टेंट है। आगे एक चैप्टर है हमारे ही इसी यूनिट में, जो सेवेंथ या एट्थ है शायद, सामाजिक नीतियाँ। उनमें जितनी भी सामाजिक नीतियाँ हैं सरकार द्वारा वो बताई गई हैं, और इन सामाजिक नीतियों को आपको जानकारी करनी है और इसी से भी प्रश्न आएंगे। एक्चुअली सरकार चाहती है कि आपको इस पूरे सिलेबस के माध्यम से एक बेसिक नॉलेज मिल जाए कि एक्चुअली ये विभाग के लिए आपको जितनी जानकारी मिल जाएगी उतना ही आप बेहतर काम कर पाएंगे। तो आप समझिए कि जितनी भी नीतियां हैं वो सरकार बनाती है और उसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो समाज कल्याण प्रशासन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब देखिए लूथर गुलिक हैं, एक लूथर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो लूथर गुलिक साहब हैं इन्होंने पोस्ट कॉर्ब एक क्या की थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था। उस कोस्ट जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसमें 7 कार्य हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। मतलब जब भी कोई कार्य किया जाता है, जब भी कोई प्रशासन का प्रबंध का कार्य होता है, चाहे समाज कल्याण प्रशासन का हो किसी अन्य का हो, इन सभी चीज़ों में इन 7 जो प्रक्रियाएं हैं इस पे वो निकलता है। जैसे कैसे है, जब कोई भी मान लीजिए कोई भी विकलांगों के लिए कार्य करना है, उनके लिए एक बड़ी योजना बनानी है, तो पहला क्या काम करेंगे, पहला काम नियोजन कर प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किए बिना कोई काम करना संभव नहीं है। जब प्लानिंग करेंगे कि इनके लिए अलग से कुछ होना चाहिए, जब अलग से कुछ होना चाहिए तो उसके लिए क्या है, एक संगठन होगा, या कोई विभाग का निर्माण करा देंगे या कुछ अन्य व्यवस्था कर देंगे। ये सब करने के लिए संगठन बनेगा, और जब संगठन होगा स्वाभाविक काम करने वाले वहाँ पर क्या होंगे, लोग चाहिए, तो क्या होगा, नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति जब की जाएगी, इतना तो काम हो गया, चलिए स्ट्रक्चर बन गया। अब उनको कुछ तो कुछ, हर एक व्यक्ति का कुछ काम होगा ना, तुम्हारा काम टाइप करना है, तुम्हारा काम नीतियों को कैसे पहुंचाएं इसकी व्यवस्था कर, तुमको रिसर्च करके लाना है कि कितने लोग हैं, ये सब भी क्या होगा, संचालन करना। फिर समन्वय, मान लीजिए इतने लोग हैं, छोटा विभाग नहीं, क्योंकि समाज कल्याण प्रशासन जैसी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो पूरे एक राज्य स्तर के हो सकते हैं, केंद्र स्तर के हो सकते हैं, जिला स्तर के हो सकते हैं। तो आप समझिए एक बहुत बड़ी आबादी को टारगेट करना होता है, तो इन सब में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी कुछ भी कर रहा होगा। कोई 10 बजे ऑफिस आ रहा है, कोई 6 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है, कोई 5 बजे आ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे होगा, कब फाइल बनानी है, कब पहुंचानी है, कब साइन करनी है, कब, ये सब एक सिस्टम से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग। जब पूरी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप फाइनल एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट बहुत तरह से हो सकती हैं, कार्य के बीच में, कार्य के पहले, कार्य के पूरा होने के बाद। तो एक रिपोर्टिंग शब्द है, मतलब एक प्रकार समीक्षात्मक रिपोर्ट। ठीक है। एक समीक्षात्मक जो रिपोर्ट होती है या तो पहले भी होती है, एक अंदाज़ से लगा सकते हैं इतने लोग, जैसे बहुत बड़ा मेला लगना है, ठीक है ना, उस मेला के लिए आपको तो पहले से ही अनुमान लगाना पड़ेगा ना। यदि आप पहले से अनुमान नहीं लगाएंगे कितने लोग आएंगे, कितनी ट्रेनें चलनी चाहिए, कितनी व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये सब व्यवस्था पहले से करनी पड़ेगी। फिर है बजटिंग, इस पूरे काम के लिए कितना खर्च आएगा, बजट बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक और महाशय हैं, इन्होंने क्या कहा है, प्रबंधन के 5 कार्य बताए हैं। ठीक है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और नियुक्तियाँ। अब देखिए क्लियर हो गया। अब हम समाज कार्य स्रोत में आ गए। आज हमने
सहायक विधियों में से पहली विधि पढ़ रही है। एक्चुअली जो समाज कल्याण प्रशासन है, ये हम लोग चौथी यूनिट में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने बहुत शॉर्ट में जो एक बेसिक चीज़ें जानकारी होती है वो हमने बताने की कोशिश की है, और हम समाज कल्याण प्रशासन को बहुत विस्तार से चौथी यूनिट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं समाज कार्य की सहायक विधियों में से दूसरी विधि कौन सी है? समाज कार्य शोध। देखिए, समाज कार्य शोध रिसर्च भी समाज कार्य का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब तक रिसर्च नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं होगा कि कितने लोगों को किसी योजनाओं की, नीतियों की आवश्यकता है, तो आप कोई भी कार्य बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो समाज कार्य में सबसे इम्पोर्टेंट है शोध, और शोध करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, तरीके होते हैं, कार्य होते हैं, जिससे वो आपको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, समाज कार्य शोध। अब समाज कार्य शोध समाज कार्य का एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज की अधिक से अधिक सहायता तथा विकास एवं उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है। समाज के अंतर्गत बढ़ती हुई जटिलता, प्राथमिक संबंधों का धीरे धीरे द्वितीयक संबंधों द्वारा प्रतिस्थापन किया जाना, पहले से पाई जाने वाली अनेक समस्याओं का अधिक विकराल रूप में उपस्थित होना तथा नई समस्याओं की उत्पत्ति समाज कार्य की हाँ, नई समस्याओं की उत्पत्ति इसमें होती है, जिस कारण से क्या होता है, हम इसकी समाज कार्य शोध की आवश्यकता पड़ती है। चलिए इसके लिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। समाज कार्य शोध और सामाजिक शोध में क्या अंतर है? समाज कार्य शोध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पूर्व सामाजिक शोध तथा समाज कार्य शोध में अंतर स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है। एक विद्वान कहते हैं कि समाज कार्य शोध तथा सामाजिक शोध का प्रायः एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग बड़ी ढिलाई के साथ किया जाता है कि इनकी विषय वस्तु अनिश्चित होती है। फ्रेंच के मत के अनुसार समाज कार्य के अंतर शोध का एक उपयोगितावादी आधार होता है। इसका एक विशिष्ट लक्ष्य अभिमुखीकरण होता है। क्लीन ने 3 आधारभूत मान्यताओं को मतलब एक बताया है कि अलग अलग क्या है समाज कार्य शोध और सामाजिक शोध में अंतर। अब हम इसके विषय में समझेंगे कि समाज कार्य शोध की परिभाषा क्या है। इस फ्रीडेंडर कहते हैं कि समाज कार्य शोध समाज कार्य ज्ञान, निपुणता, अवधारणाओं एवं सिद्धांतों की जांच, सामान्यकरण एवं विस्तार करने के लिए समाज कार्य संगठन कार्य एवं ढंगों की प्रामाणिकता की आलोचनात्मक पृष्ठभूमि एवं वैज्ञानिक क्या है, परीक्षण है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आज जो भी है वैज्ञानिक ज्ञान, निपुणता, सभी जो कोई भी तथ्य का संकलन करेंगे, रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, तो हमको क्या होगा, वो व्यक्ति निपुण होना चाहिए, उसको वेल ट्रेंड होना चाहिए, क्या करना है, कैसे डाटा कलेक्शन करना है, ये सब करेंगे। और ये जो समाज कार्य शोध का केवल ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका मेन जो फंक्शनल पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो हम लोग अभी इसी यूनिट में लास्ट में पढ़ेंगे। और वही उसी के बारे में हम बोल रहे थे, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। और समाज का रिसर्च की अपने आप में किताबें आती हैं अलग अलग, पूरा बड़ी से बड़ी, मोटी से मोटी किताबें आती हैं, जिससे आप क्या समझिए, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसकी विशालता कितनी ज़्यादा है। ठीक है। अब उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करते हुए हम निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि समाज कार्य शोध समाज कार्य व्यवसाय द्वारा अपनी क्रिया के दौरान अपनाए गए सहायक ढंगों की प्रभावपूर्णता को बढ़ाने के लिए मान्यताओं से संबंधित ज्ञान को परिकल्पनात्मक ज्ञान में तथा तत्पश्चात उसे प्रमाणिक ज्ञान के रूप में निरंतर परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब पहले तो आप कल्पना करेंगे, कल्पना करने के बाद आप उसको प्रमाण देंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है। अब क्या होता है, जो कार्यक्रम होता है उसको वैज्ञानिक ढंग से उसको उपयोग किया जाता है संपूर्ण समाज कार्य शोध में। तो इसमें क्या होता है, कुछ चरण होते हैं। पहला क्या होगा, चरण इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछता भी है। समाज कार्य के जो शोध के चरण है, पहला क्या होगा, समस्या के क्षेत्र के विषय का चुनाव। मतलब समस्या क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए। सबसे पहला काम समस्या के क्षेत्र के विषय का चुनाव, मतलब विषय सब्जेक्ट क्या है आपका चुनने के लिए। फिर समस्या का परिसीमन, मान लीजिए कोई समस्या है, समस्या चुन लिया आपने, गरीबी। अब गरीबी के विषय में क्यों होती है, कैसे होती है, कितने लोग गरीब हैं,
ये तो आपने सोचा, लेकिन जब तक परिसीमन नहीं किया, आपने ये नहीं सोचा कि हमको अध्ययन कितने एरिया तक करना है। बस एक छोटा सा गांव कि छोटा शहर कि छोटा कस्बा या राज्य, या यदि आपने जितना बड़ा क्षेत्र लेंगे उतना ही ज़्यादा डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा आपको एक ऑथेंटिक रूप से शोध के परिणाम हेतु। इसलिए आपको कम से कम छोटा से छोटा एक परिसीमन करना पड़ेगा। फिर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन, मान लीजिए इसके पहले कोई रिसर्च किया हो, आपको पता होना चाहिए। उपकरणों का निर्माण, मतलब बहुत सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। आप ग्रह, अभी हम टूल्स भी पढ़ेंगे आगे। होम विजिट है, साक्षात्कार है, अवलोकन है, ये बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे क्या होता है, एक व्यक्ति डाटा का कलेक्शन करता है। तथ्यों का संकलन, डाटा कलेक्शन करेंगे, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये जो तरीके हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे चौथे इसी इसी यूनिट के लास्ट में। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, अनुसूची, इनसे डाटा कलेक्शन किया जाता है। फिर तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण, इसमें क्या होता है, तथ्यों का हम वर्गीकरण करेंगे, मतलब कितने इकट्ठा करें, कौन कितने महिलाओं से जुड़े हैं, कितनी उम्र तक की महिलाओं का ये कलेक्शन हो गया, इतने उम्र से इतने उम्र तक ये कलेक्शन हो गया, सबका वर्गीकरण किया जाएगा। तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन होगा, अंतिम में प्रतिवेदन आप तैयार करेंगे। ठीक है। समाज कार्य शोध के प्रकार, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये क्या है समाज कार्य शोध के प्रकार? पहला है अन्वेषणात्मक शोध। इसका उद्देश्य किसी भी ऐसे नए क्षेत्र में अन्वेषण करना होता है जिसके बारे में पहले से प्रामाणिक जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार के, देखिए ये कैसे शोध है, जिसके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं है तो वह आप एक अन्वेषण की तरह कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है विवरण के आधार पर। तो इसमें क्या होता है, जब आपको किसी इस प्रकार के शोध का महत्व नीति निर्धारण, नियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए होता है। इस प्रकार के अध्ययन के दौरान एकत्रित किए गए तथ्य अध्ययन क्षेत्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। मतलब विस्तृत विवरण से जब हम करेंगे काम तो वो ये कहलाएगा। प्रयोग, जब हम किसी एक प्रयोग के आधार पर कोई शोध करते हैं, प्रयोग के आधार पर मतलब जैसे आपने देखा होगा पायलट पायलट योजनाएं होती है ना। जब भी कोई योजना लागू होती है आपको पता होना चाहिए पहले वह कुछ छोटे से भाग में लागू होती है, प्रयोग की जाती है उसको। जब वो सक्सेस होती है तब जाकर ये आगे, आपको पता है एक आरटीओ में ऑनलाइन लाइसेंस बनता है और खासकर महिलाओं के लिए टोटल फ्री है। एक भी पैसे महिलाओं को नहीं देने पड़ते, ना कोई फीस देनी पड़ती, कुछ नहीं देना पड़ता। वो अलग बात है कि कुछ ब्रोकर ले ले, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं है। इसके ऑनलाइन भरने के लिए 3 शहरों का मध्य प्रदेश में चुनाव किया गया है, जिसमें से ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, यदि सफल हुआ, अच्छा हुआ, परिणाम अच्छे हुए तो यह सभी शहरों में लागू कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक शोध, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के शोध में कार्यक्रम चलाकर उससे समस्या विशेष का समाधान प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से किसी अंगीकृत किए गए क्षेत्र में विशेष समस्याओं का समाधान करना, किसी भी उपकल्पना का परीक्षण करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। क्लियर हो? अब शोध के चरण, वही शोध के चरण जो अभी हमने कहा, विषय के चुनाव, समस्या का परिसीमन, उपकल्पना का निर्माण, सूचनाओं का स्रोत, उत्तरदाताओं का चयन। मतलब यदि आपने रिसर्च कर रहे हैं तो 12 प्रमुख चरणों से गुजरना पड़ता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट। पहला क्या होता है, समस्या चुनाव सबसे पहला है और सभी में ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको क्षेत्र का चुनाव करना है जो हमने पहले बताया आपको। फिर उपलब्ध सामग्री क्या है वो भी करनी है। उपकल्पना का निर्माण, ये थोड़ा सा यहाँ से टॉपिक अलग हो गया। मतलब आप कोई एक रिजल्ट लेके पहले से मन में रख लेंगे कि ऐसा है, और उस रिजल्ट को, उस परिणाम को आप वहाँ चेक करेंगे अपने संकलन से कि सही है कि नहीं है। सूचना स्रोतों का निर्धारण, मतलब किससे किससे आप डाटा कलेक्शन करेंगे ये भी क्लियर करना है। उत्तरदाताओं का चयन, कितनी एज वालों से चयन करना है, कितना लेना है, मतलब आपको 10 से 12 साल के बच्चों से या महिलाओं से या विवाहित अविवाहित महिलाओं से, हर प्रकार जो आप पहले से क्लियर कर लेंगे। प्रामाणिक एवं प्रासंगिक शोध उपकरणों का निर्माण, इसमें क्या होता है, प्रामाणिक एवं मतलब कहीं ना कहीं से हम उसको प्रमाण के रूप में ही अपने शोध को व्यवस्थित रूप से करें। तथ्यों आंकड़ों का संकलन, जो बताया हमने, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन, ये सब से करेंगे। फिर संग्रहित वर्गीकरण एवं सारणीकरण, और फिर अंतिम में क्या है, संकेतीकरण, मतलब संकेत करेंगे, सॉरी अंतिम नहीं है, इसके बाद ये है संकेत देंगे कि आपको किस प्रकार से आपने डाटा कलेक्शन किया, क्या आपने रिसर्च आया। फिर तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, उसका चुनाव करेंगे, और
फिर अंतिम में प्रतिवेदन और बाद में भावी शोध हेतु समस्याओं एवं परिकल्पनाओं का सुझाव देंगे कि यदि ऐसा कोई करता है तो क्या क्या उसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये कंप्लीट टॉपिक हो गए 2। थोड़ी हम स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्या है, आगे का कोर्स के हिसाब से हमें लगता है कि थोड़ा और स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, समय मिलेगा तो हम लोग इस पे एक अलग से वीडियो बना के विस्तार से एक रिवीजन कर लेंगे। यदि डेट बढ़ती है तो जितना आपको कर रहे हैं बता रहे हैं, बाद में रिवीजन केवल मेन टॉपिक क्या आ सकते हैं क्या नहीं, या अलग से कोई और रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये अंतिम है सामाजिक क्रिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक क्रिया क्या है? समाज कार्य का एक मूलक व्यावसायिक कौशल है जो कुछ सिद्धांतों और मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, और इसका उद्देश्य है कि मानव मात्र के लिए शांति और सौहार्दपूर्ण जीवन यापन में सहयोग देना। समाज कार्य केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब यह सामाजिक समस्याओं का केवल उपचार न करे बल्कि आवश्यकता अनुसार सामाजिक पर्यावरण में बदलाव कर दे। ये बात ध्यान दीजिएगा, सामाजिक समस्याओं का केवल उपचार न करे बल्कि आवश्यकता अनुसार सामाजिक पर्यावरण में बदलाव करते हुए ऐसी स्थिति उत्पन्न करे जिसमें न केवल सामाजिक समस्याओं का निरोध बल्कि आवश्यकता अनुसार मानव मात्र के लिए स्वस्थ जीवन यापन का मार्ग प्रशस्त हो। ठीक है। एक परिभाषा और है इसमें, क्या है, समाज कार्य की भूमिका समाज सुधारक की भूमिका थी पहले भारत में, किंतु अब समाज सुधार में मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई है। अब आपको हाँ, ये है परिभाषा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। सामाजिक क्रिया है क्या? सामाजिक क्रिया के प्रत्यय का अर्थ निरूपण 1940 में किया इन्होंने। सामाजिक क्रिया को परिभाषित करते हुए कहा कि सामाजिक क्रिया, ध्यान समझिएगा, सामाजिक क्रिया एक समूह द्वारा या समूह के प्रगति के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति द्वारा की गई एक ऐसी क्रिया है जो कानूनी दृष्टि से अनुज्ञेय है तथा विधिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि यह कानूनी दृष्टि से अनुज्ञेय हो, परमिशन हो, मिली हो, और दूसरा सामाजिक दृष्टि से भी और विधिक रूप से भी क्या हो, यह वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हाँ कहा गया हो। मतलब दोनों ही दृष्टि से ये कहा अप्रूव्ड हो तब हो सकती है सामाजिक क्रिया। थोड़ा क्लियर हुआ? चलिए और आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है, और समझ में आएगा। इसमें सामाजिक क्रिया उन आधारभूत सामाजिक स्थितियों तथा नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का व्यवस्थित एवं चेतन प्रयास है जिसके द्वारा सामाजिक समायोजन एवं कुसमायोजन की वे समस्याएं पैदा होती हैं जिनके समाधान में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारी सेवाएं ली जाती हैं। मतलब इनकी खुद की परिभाषा है ये, सीधा सा ऐसी क्रिया समाज के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा या एक समूह के द्वारा जो समाज की किसी कुरीति के मतलब कोई ऐसी रीतियां जो समाज में अच्छी नहीं है उसके विरुद्ध हो, और वो कानूनी रूप से भी अप्रूव्ड हो और सामाजिक रूप से भी अप्रूव्ड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं आपको, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले दहेज प्रथा न ही कानूनी रूप से अवैध माना जाता था और ना ही सामाजिक रूप से अवैध मानते थे। पहले जो कानून में था, ठीक है आप दीजिए, यदि आप दे रहे हो तो कानून कुछ नहीं करेगा, नहीं दे रहे हो तो कानून कुछ नहीं करेगा, ये कानून की व्यवस्था थी। उसमें कोई भी अपराध नहीं मानते थे, और समाज के लिए भी था कि समाज में एक दहेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़कियों की शादी के लिए जितना ज़्यादा दहेज दिया जाएगा एक अच्छा लड़का मिलेगा, ये पहले के सोच थी, पहले समाज के द्वारा और कानून के द्वारा। परंतु अब क्या है, अब जब से दहेज के लिए 1961 का अधिनियम आ गया है तो इसमें क्या है, एक कानून ने भी रोक दिया कि अब कोई दहेज कानून की नज़र में देगा तो वह अपराधी कहलाएगा। और समाज भी इस चीज़ को, आजकल लड़कियां खुद कहती हैं कि शादियां यदि हो रही हैं, यदि मेरी होगी तो मैं दहेज नहीं लेने दूंगी, या आजकल बहुत सारे नवयुवक भी हैं जो दहेज के खिलाफ हैं। मतलब कहीं ना समाज भी अप्रूव करता है और ये कानून भी अप्रूव करता है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। क्लियर हुआ आप लोग को? ये सब परिभाषाएं हैं।
अब देखिए इसमें क्या है, कुछ बिंदु हैं जो परिभाषाओं के आधार पर है कि सामाजिक क्रिया में जैसा संभव हो अहिंसात्मक ढंग से कार्य किया जाता है। यह सामान्यतः उस समय आरंभ की जाती है जबकि कार्यकर्ता यह महसूस करता है कि व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना समुदाय संगठन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब इतना आसान नहीं होता है कोई चीज़ बदलाव। दहेज प्रथा के विषय में भी कानून बने हैं, सती प्रथा के विषय में कोई कानून बने हैं। आप सोचिए ना, सती प्रथा आज से 200 साल पहले समाज में भी अच्छी मानी जाती थी और कानून में भी कोई अपराध नहीं था। लेकिन जब कानून में ये 1829 में लागू किया गया कि दहेज ये सॉरी सती प्रथा सही नहीं है, कानून की नज़र में अवैध है, तो कुछ समाज में भी इसकी बात को लोग उठाने लगे और अंततः समाज में भी यह सही नहीं मानी जाती। ठीक है, दोनों तरह से सामाजिक क्रिया समाज कार्य का एक ही का समाज कार्य का ही एक अंग है। इसमें भी समाज कार्य के ज्ञान एवं कौशल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब विशेषताएं हैं। इसमें क्या होता है, समुदाय के सक्रिय नियोजित एवं जनहित की भागीदारी होती है। समाज की सहमति से नेतृत्व विकास होता है। जनतांत्रिक मूल्यों का महत्व एवं उसके आधार पर कार्य का संचालन होता है। स्वस्थ जनमत का विकास होता है। और ये सब कुशलताएं हैं उसमें होनी चाहिए एक समाज कार्यकर्ता में। अब यदि सामाजिक क्रिया की बात करें तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है अंत्योदय। अंत्योदय क्या है? अंत्योदय में क्या है, ये प्राचीन काल से ऐसा चला रहा है। समाज के सदस्यों में आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सामूहिक भावना थी, लेकिन धीरे धीरे समाज का विकास होता चला गया और धीमे धीमे यह सौहार्द कम होता चला गया। भारत में सबके विकास की कल्पना की गई जिसका सर्वोदय नामकरण किया गया। सर्वोदय मतलब क्या है, सभी का उदय। ध्यान दीजिएगा, सर्वोदय मतलब क्या होता है, सबका उदय। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया? 2000 साल पहले किसने किया गया? जो बताया गया है जैन संत आचार्य सामंत भद्र ने। इनका कहना है कि सभी का उदय बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए सर्वोदय और साम्यवाद इन दोनों के अंदर सर्वोदय क्लियर हो गया ना, शब्द क्या है सर्वोदय का सीधे सभी का उदय। ठीक है, जिसका नामकरण किसने किया किया था आज से 2000 साल पहले? जैन संत आचार्य सामंत भद्र ने। चलिए हम लोग और आगे आते हैं। अब भूदान भूदान आंदोलन ये क्या हुआ है? भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में पाचापल्ली में शुरू किया गया था। यह एक आर्थिक क्रांति है। इसमें क्या होता था, इसमें 3 एकड़ भूमि उसको भूदान करना था। सर्वप्रथम एक धनी व्यक्ति ने अपनी भूमि को दान किया था। मतलब देखो ये भूदान क्यों हुआ, सामाजिक क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बहुत भारत जब स्वतंत्र हुआ तो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, क्यों? जो कि अंग्रेजों ने बनाए थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी और एक ऐसा वर्ग था जिसके पास ज़मीन ही नहीं थी, निर्धन था, कुछ था ही नहीं उसके पास। तो और ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया गांधी जी की प्रेरणा से कि ऐसा किया जाए कि ये योजना हम प्रयास करें, जो 3 एकड़ ज़मीन अपनी दान करेगा तो हम उसको, जो इसके पास भूमि नहीं है उसको हम दे देंगे। ये भूदान आंदोलन कहलाया। इसकी शुरुआत कहाँ 1951 में हुई। इसमें बहुत सारे धनी लोगों ने अपनी ज़मीन को दान किया। फिर है ग्रामदान। ठीक है, ग्रामदान क्या है? ग्रामदान इसमें क्या है, भूदान का जो अगला चरण है वो ग्रामदान था। मतलब पहले बात तो ग्राम का ग्राम, गांव का गांव। यदि गांव के 80% भूमिधारी, ध्यान दीजिए 80% भूमिधारी अपना अधिकार त्यागने को तैयार हो, भैया जितना है ज़मीन हम त्यागने को तैयार हैं, जो एक्सेस है वो आप ले लीजिए, तो वह पूरा कहलाता है ग्रामदान की तुलना में तुलनात्मक रूप से इस नाम को दिया गया। क्लियर हुआ? संपत्ति दान भी ठीक है, जिसके पास संपत्ति है वो संपत्ति दान कर दे। बुद्धि दान भी है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, दवा है, वकील है, ये निःशुल्क क्या करें आगे के लिए दवा दें। जीवन दान भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज का सदस्य बन के संपूर्ण जीवन समाज के लिए दान कर सकते हैं। अंत्योदय अंत्योदय क्या है? दरिद्रता मानव समाज का एक अभिशाप है। इस दरिद्र अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, शब्द को समझिएगा, अंत्योदय
अंतिम व्यक्ति समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति, जो सबसे गरीब है, जिसके पास मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोई भी संसाधन नहीं है, वो है कौन? अंत्योदय के तहत उनको आगे करने के लिए, उठाने के लिए एक प्रयास किया गया। गांधी जी दरिद्र वर्ग के उत्थान के लिए चिंतित रहते थे, अतः उन्हीं के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1977 को जो सरकार थी, उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जो गांधी जी के दर्शन से निकट था, निकट महसूस किया जा रहा था, जिसमें समाज के गरीब वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया गया। यह कार्यक्रम अंत्योदय कहलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है अंत्योदय, ठीक है। और ये देखिए, जो बीच बीच में नोट्स में क्या है, कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इतना समय बहुत कम हो रहता है, जिससे हम हर एक चीज़ को एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करें कि उसे सही कर पाएँ। और रही बात टेस्ट सीरीज की, देखिए कल से हम टेस्ट सीरीज बिल्कुल रेडी है। कल से टेस्ट सीरीज के लिए हम कल का पेपर बिल्कुल रेडी है। कल का पेपर परसों को रेडी बिल्कुल है, आप लोग दे सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आप लोग पढ़ लें और पढ़ने के बाद टेस्ट दें, तो आपके ऊपर। बाकी यदि आप लोग चाहेंगे तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने हिसाब से टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट केवल आप एक बार दे पाएंगे, इसकी हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि आप टेस्ट एक बार दे पाएंगे, और आप पूरा पढ़ लीजिए, या वीडियो हो जाए तो हम आपको प्रोवाइड करें। यदि आपको लगता है नहीं हमको कल चाहिए, आपको लग रहा है कि पढ़ा हुआ है, तो हम आपको कल भी प्रोवाइड कर देंगे। जिनको टेस्ट चाहिए वो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन का मतलब सीधा सा है, इस टेस्ट सीरीज़ का यदि आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यदि आपने केवल फॉर्म भरा है, बाकी चीज़ें भी है, पेमेंट नहीं किया, तो आपका रजिस्ट्रेशन अधूरा है। तो प्लीज़ यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो कल से स्टार्ट है, आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आप पढ़िए, और कल से हम कल पूरा टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि हो जाए। ओके, थैंक यू।